हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आज से हम क्लास 12th में फिज़िक्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने क्लास 12th में मैथ्स के 2 चैप्टर्स कर लिए हैं और थर्ड हमारा चल रहा है। तो क्लास 12th में ही हम फिज़िक्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज हम। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास 12th में क्या क्या है, क्या क्या हमारा सिलेबस है, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो जो मेन हीरो जो हमारा पूरा क्लास 12 का है वो चार्जेस ही हैं। बिकॉज हमारी जो फर्स्ट बुक है, हमारे पास 2 बुक हैं, उनमें से जो फर्स्ट बुक हमारी है वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट है चार्जेस के ही ऊपर कि चार्जेस क्या हैं, कैसे ये डेवलप हुए, इनकी हिस्ट्री क्या है, साथ ही इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सब चीज़ें हमारी फर्स्ट बुक के अंदर आती हैं। तो फर्स्ट बुक हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि बेसिकली डिपेंडेंट है चार्जेस के ही ऊपर। तो चार्जेस पे हमारा मेन फोकस रहेगा। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया कि फर्स्ट बुक उसके ऊपर डिपेंड है। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो हमारी फर्स्ट बुक है उसमें इसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के बारे में बात होगी। अब आप सोचेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हमारी 3 ब्रांचेस होती हैं। वो 3 ब्रांचेस हैं हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब इनसे ही रिलेटेड, इन्हीं तीनों से रिलेटेड हमारी जो स्टडी होगी वो फर्स्ट बुक में होगी। अब तो आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, जो भी हम पढ़ाई करते हैं जब चार्जेस रेस्ट में हो, जो भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं, तो जितनी भी पढ़ाई हमारी होती है, जो भी स्टडी होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं। ठीक है। तो जब भी चार्जेस रेस्ट में होंगे तो जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, चाहे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ें या कुछ भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, जो भी थ्योरी हम पढ़ेंगे, वो सब आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। अब जब चार्जेस आ जाए मोशन में, हमें पता है जब चार्जेस मूव करते हैं तो करंट बनती है, और हमने 10th में ही पढ़ा था जब करंट बनती है तो मैग्नेटिज्म होता है। तो अब जो मैग्नेटिज्म बनेगा, जो भी हम पढ़ेंगे जब चार्जेस मोशन में होंगे, तो हमें पता है करंट के साथ साथ मैग्नेटिज्म भी बनता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आती हैं, तो वो सब आता है मैग्नेटिज्म के अंदर। दैट मीन्स जो भी चीजें हम पढ़ेंगे जब चार्जेस मोशन में होंगे तो वो मैग्नेटिज्म के अंदर आएगी। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे चार्जेस थे रेस्ट में, यहाँ पे चार्जेस आए मोशन में विद कांस्टेंट स्पीड। मोशन में तो होंगे चार्जेस लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ। स्पीड जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कभी 10 है तो कभी 20 है। तो वो एक फिक्स स्पीड के साथ जब चार्जेस मोशन करेंगे तब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। तो वो सारी चीजें हम मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे। जब चार्जेस रेस्ट में होंगे, मतलब 0 स्पीड, तब हम जो भी पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर होगा। और जब हमारे जो चार्जेस होंगे, मोशन में तो होंगे, मूव तो करेंगे, मोशन करेंगे विद एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, तब हम जो भी पढ़ेंगे वो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की 3 ब्रांचेस बन जाती हैं कि चार्जेस रेस्ट में है तो जो भी स्टडी होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जाएगी। जब चार्जेस मोशन में है बट स्पीड फिक्स है, कांस्टेंट है, तो वो मैग्नेटिज्म के अंदर जाएगा। जब चार्जेस मोशन में है बट जो मोशन हो रहा है वो कैसा मोशन है, या तो वो एक्सेलरेशन, या तो उनकी स्पीड एक्सेलरेट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, या फिर उनकी स्पीड घटती जाएगी, रिटार्डेशन होता जाएगा, घटती जाएगी। तो जो भी हम स्टडी करेंगे वो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। तो यहाँ पे 3 टाइप्स की स्टडी हमारी चार्जेस की होगी। चार्जेस रेस्ट में होंगे, चार्जेस मोशन करेंगे विद कांस्टेंट स्पीड, चार्जेस मोशन करेंगे विद एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो 3 टाइप्स के हम चार्जेस की स्टडीज करेंगे और यही पूरी तीनों चीजें मिलकर हमारी फर्स्ट बुक को कंट्रीब्यूट करती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो 12th का टॉपिक है, ड्यू टू कोरोना हमारा जो जितना भी कोर्स है वो चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है। बट मैं आपको पूरा होल कोर्स कवर करवाऊंगी, बिकॉज हमारा जो कोर्स है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो चेंज हुआ है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हुआ है, बट हम आगे कंपेटिटिव फेस करेंगे या फिर जो भी कंपेटिटिव एग्जाम्स जितने भी हम फेस आउट करेंगे उन सब में आपको होल कोर्स देखने को मिलेगा। आप जब भी आगे फर्दर स्टडीज करेंगे तो आपको जो भी
बचे हुए टॉपिक्स हैं जो कि सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं या फिर किसी भी बोर्ड ने रिमूव कर दिए हैं, वो आगे आपको फेस करने पड़ेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप उतना ही कोर्स कर सकते हैं जितना कि आपको गाइडलाइंस में दिया हुआ है, जितना कि आपके सिलेबस में है। बट अगर आपको ओवरऑल प्रिपरेशन करनी है तो आप सारे टॉपिक्स को कवर करके चलेंगे, इसलिए मैं आपको सारे ही टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये हमारा फर्स्ट बुक के अंदर तीनों टॉपिक्स हमारे कवर अप होंगे। इसमें मैग्नेटिज्म में आपका एसी, इंडक्शन, ये सारे चैप्टर्स आपके आ जाएंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पता ही कौन सी होती है, जो लाइट है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। जो लाइट होती है वो मूव तो करती है बट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, इसकी स्पीड बढ़ती है। लाइट हो गई, एक्सरे हो गई, ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आपके ऑप्टिक्स, जो कि सेकंड बुक में है, वो आ जाएगा। मॉडर्न, अब उसके बाद आगे आपका जो सेकंड बुक में होगा वो ऑप्टिक्स होगा, साथ में मॉडर्न फिजिक्स होगी, ये सब आ जाएगा आपका सेकंड बुक के अंदर। तो फर्स्ट बुक तो आपकी इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेगी। उसके बाद जो सेकंड बुक आपकी होगी उसमें ऑप्टिक्स आएगा और साथ में मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगी। तो इस पूरे को मिलाकर आपकी फर्स्ट और सेकंड बुक कवर अप हो जाएगी। तो मेन जो हमारा फोकस है वो क्या है, चार्जेस है। बिकॉज चार्जेस आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बिल्कुल आप कहें तो बड़ा पोर्शन एक कवर कर रहा है, तो इसलिए आपका फोकस मेन चार्जेस में रहना चाहिए। उसके बाद ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे हम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें पता कैसे चला चार्जेस के बारे में। तो चार्जेस के बारे में पता ऐसे चला कि हमारे पास एक मटेरियल होता था प्रीवियस टाइम में, एम्बर जिसे बोलते हैं, ठीक है। एम्बर एक स्टोन लाइक मटेरियल है, स्टोन जैसा ये दिखता है मटेरियल। तो ये मटेरियल प्रीवियस टाइम में क्या हुआ कि इस मटेरियल को थोड़ा बहुत घिसने के बाद, जब इसे थोड़ा बहुत घिसा तो लोगों ने देखा कि जब हमने इसको थोड़ा बहुत घिसा तो ये अपने आसपास के, अगर ये मटेरियल है तो अपने आसपास के जितने भी सब्सटेंसेस थे उनको अट्रैक्ट कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है इस एम्बर में कि इसे घिसने के बाद ये मटेरियल्स को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि उस टाइम पे चार्जेस के बारे में तो किसी को पता नहीं था। तो फिर उसके बाद रिसर्च शुरू कर दी गई कि ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी फोर्स है, क्योंकि किसी फोर्स की वजह से ही तो ये अपनी तरफ इनको खींच रहा होगा। तो उस टाइम पे क्या था कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नोन थी, क्योंकि न्यूटन ने हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पहले ही बता दिया था कि अर्थ क्या करती है, सबको अपनी तरफ एक तरीके से ट्रैक करके रखती है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अगर दो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पर्सन है, कोई भी बॉडी है, उनका मास m1 m2 है, तो भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स से उनको बांध के रखती है, बाइंड करके रखती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये थी नहीं, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स अगर किसी भी दो सब्सटेंस का मास m1 m2 है तो विदाउट एनी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, विदाउट एनी कांटेक्ट वो एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ कि हमने क्या करा, पहले रब किया, रबिंग हुई ना, यहाँ पे रबिंग की जरूरत नहीं होती ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नहीं, क्योंकि रबिंग करने के बाद एम्बर ने पहले किसी को अट्रैक्ट नहीं किया। जब इसको रब किया गया किसी क्लॉथ से, अगर हमने इसको रब किया, रब करने के बाद, घिसने के बाद, वो अपने आसपास के सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने लगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स नोन थी। दूसरा, कॉन्टैक्ट फोर्स नोन थी, कि अगर दो चीज़ों को कॉन्टैक्ट में लाया जाए तो जो फोर्स लगती है, क्योंकि हमने 11th क्लास में ये फोर्सेस पढ़ी हैं, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस नोन थी उस टाइम पे। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स भी नहीं, क्योंकि इन दोनों सब्सटेंस को तो हम कॉन्टैक्ट में ला नहीं रहे हैं, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये फोर्सेस भी नहीं है वो, ना ही ये फोर्सेस है वो। तो इन्होंने सोचा कि ये कोई और फोर्स है जिस फोर्स की वजह से ये एम्बर जो है रबिंग करने के बाद इन सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर रहा है। तब उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करी। जब इसके ऊपर रिसर्च करी तो उन्होंने ये पाया कि रबिंग करने के बाद इसके ऊपर ऐसी कुछ चीजें आ गई हैं, इस एम्बर के ऊपर ऐसी कोई प्रॉपर्टी आ गई है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने आसपास के सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहा है, और उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्जेस, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, उन्होंने ये पाया कि रबिंग करने के बाद जो इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी आई है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अट्रैक्शन कर रहा है, या फिर रिपल्शन। अब रिपल्शन कैसे पता चला उन्हें, उन्होंने क्या करा, सेम दो एम्बर लिए,
2 एम्बर लिए, उन दोनों को रब किया, इसको भी रब किया, इसके ऊपर कुछ आ गया प्रॉपर्टी, इसको रब किया, इसके ऊपर भी कुछ प्रॉपर्टी आ गया, दोनों को आसपास रखा, तो उन्होंने ये देखा कि ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, ये दूर दूर भाग रहे थे एक दूसरे से, ठीक है, ये दूर दूर भाग रहे थे। जब दूर दूर भाग रहे थे दैट मीन्स यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। तो उन्होंने एक और चीज सोची कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इनके ऊपर आ रही है वो प्रॉपर्टी एक नहीं है, 2 प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी तो वो है जो अट्रैक्ट कर रही है और दूसरी प्रॉपर्टी वो है जो रिपेल कर रही है, रिपल्शन दे रही है। दैट मीन्स जो ये प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को उन्होंने चार्जेस नाम दिया और उनको यहाँ से पता चला कि जो ये चार्जेस हैं ये भी एक नहीं होंगे, 2 होंगे ये चार्जेस, क्योंकि एक वो प्रॉपर्टी है जो अट्रैक्शन दे रही है, मतलब प्रॉपर्टी मतलब कौन, चार्जेस, और एक वो प्रॉपर्टी है जो रिपल्शन दे रही है। तो प्रॉपर्टी कौन है यहाँ पे, चार्जेस ही है। तो 2 टाइप्स के यहाँ पे क्या होंगे, चार्जेस होंगे। तो यहाँ से उनको एक चीज नोन हो गई कि सब्सटेंसेस को रब करने के बाद उनके ऊपर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जो दूसरे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सकती है या फिर रिपेल भी कर सकती है। और जो ये अट्रैक्शन रिपल्शन होगा ये जिस भी प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है उन्हें हम चार्जेस कहते हैं, और चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं। अब वो 2 टाइप्स के जो चार्जेस होते हैं उनको उन्होंने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप सोचेंगे कि उनको पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों कहा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट आया है वो कॉन्सेप्ट आया है मैथ्स से। अब ये कॉन्सेप्ट मैथ्स से इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने देखा कि जब ये 2 चार्जेस हमारे थे, इन दोनों चार्जेस को हम बिल्कुल कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन का मतलब क्या है कि यहाँ से बिल्कुल चिपका देते हैं इन दोनों चार्जेस को, जो ये हमारे 2 टाइप के चार्जेस हमें मिले हैं, हमें पता चला है कि 2 टाइप्स के चार्जेस हैं, उन दोनों टाइप के चार्जेस को जब हम बिल्कुल चिपका देते हैं तो वो जो चार्ज होता है वो बिल्कुल नलीफाई हो जाता है, नल बन जाता है चार्ज, क्योंकि नलीफाई हो जाता है। अब जब कोई भी 2 सब्सटेंस अगर हम चिपका रहे हैं, मतलब कोई भी 2 सब्सटेंस को अगर हम कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, वो जो नल बन गया है वो नल साइंस में तो नहीं होता, बिकॉज साइंस में अगर तुम किसी भी 2 सब्सटेंस को मिला रहे हो तो एक नया प्रोडक्ट निकल के आता है, ठीक है। तो नया प्रोडक्ट जो निकल के आता है हमारे पास वो कुछ ना कुछ तो होता ही है, वो नल तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने केमिस्ट्री में भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है हमने साइंस में। तो जब कोई भी 2 सब्सटेंसेस साइंस के अंदर मिलते हैं तो कुछ नया प्रोडक्ट ज़रूर बनाते हैं। अब यहाँ पे तो जब ये 2 चार्जेस मिल रहे हैं तो वो नल बना रहे हैं, नलीफाई हो जा रहे हैं। तो ऐसा तो सिर्फ मैथ्स में ही होता है कि जब +2 आया और यहाँ से आया -2, तो +2 -2 क्या हो जाता है, नल हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने इनको मैथ्स की ही लैंग्वेज में नाम दिया, एक को पॉजिटिव चार्ज और एक को नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इसको पॉजिटिव नेगेटिव कहा, कुछ और नहीं कहा। तो एक का नाम पड़ गया पॉजिटिव चार्ज, एक का नाम नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इनको चिपकाने पे ये बिल्कुल नलीफाई हो रहे थे, इसलिए मैथ्स की लैंग्वेज में नाम इनको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे दिया। तो यहाँ से हमें पता चला कि चार्जेस आए कहाँ से, चार्जेस प्रीवियस टाइम में एम्बर की वजह से, घिसने की वजह से आए उसको, और वो चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और उसके बाद फर्दर पॉजिटिव वाले को प्रोटॉन नाम दे दिया गया, जो आपको पता ही होगा, और नेगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया, जो भी आपको पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनका नाम पड़ गया। अब अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज की, क्योंकि हमने देखा चार्ज हमारे 2 टाइप्स के थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की वो होती है इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट मीन्स हम बात करें तो बेसिक यूनिट, चार्ज की जो बेसिक यूनिट होती है, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास जो बेसिक एलिमेंट होता है किसी भी चीज़ का, अगर हम बॉडी की बात करें, हमारे पास जो बेसिक यूनिट होती है बॉडी की वो सेल होती है, ठीक है। अगर बायोलॉजी में बात करें तो बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी क्या होती है, सेल होती है। इसी तरीके से जो बेसिक यूनिट होती है चार्ज की, जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी इकाई होती है जो चार्ज की होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से छोटी कोई इकाई नहीं होती है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया। तो यहाँ से तो हम चार्जेस के बारे में आए कि चार्जेस कहाँ से आए, कितने टाइप्स के चार्जेस हैं, और उसके बाद हमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बॉडी की बात करें, हमें इलेक्ट्रॉनिक बॉडी डिटेल में नहीं पढ़ना है, बिकॉज आपने 10th में अच्छे से पढ़ा है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं जो कि नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। और उसी पॉजिटिव के अंदर हमारे पास एक न्यूट्रॉन होता है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये हमारे पास जनरल सा एक इलेक्ट्रॉनिक बॉडी का हमने शॉर्ट में आपको बताया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि
जो इलेक्ट्रॉन होता है या फिर जो प्रोटॉन होता है उसका जो चार्ज होता है वो होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव में तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में कई बार वो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है जो आपको कंफ्यूज करें। यहाँ पर -19 की जगह -18 -17 पावर डाल देगा जिससे आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि पॉजिटिव आप कब लेंगे, प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क होता है। ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको पता ही है चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। अब अगर हम मास की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। -31 आपको दिख रहा है, नेगेटिव पावर है। नेगेटिव जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी पावर उतना ही छोटा हमारे पास क्या होता है, कोई भी एलिमेंट होता है। तो -31 का मतलब नीचे, माइनस को नीचे ले जाओगे आप 10⁻31, मतलब इसको 10⁻31 से डिवाइड करना है। इतना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन जो कि दिखता भी नहीं है आपको। तो अब ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन की, मास ऑफ प्रोटॉन हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन होता है। मास ऑफ प्रोटॉन भी बहुत ही छोटा है, -27 है। बट यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो प्रोटॉन हमारा हैवियर है, बिकॉज इसकी नेगेटिव पावर कम है, इसकी नेगेटिव पावर ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा नेगेटिव पावर होगी उतना ही एलिमेंट और भी ज़्यादा हल्का होता जाएगा। तो नेगेटिव पावर कम होगी तो एलिमेंट हैवियर होगा, नेगेटिव पावर अगर ज़्यादा होती जाएगी तो एलिमेंट हमारा और ज़्यादा हल्का होता जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रोटॉन होता है, अगर हम कंपैरिजन करें दोनों के मास की, तो प्रोटॉन हमारा 1837 टाइम्स ज़्यादा हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। 1837 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन को। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके आप इनको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोटॉन 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो दैट मीन्स हमारा प्रोटॉन भारी हुआ और इलेक्ट्रॉन हल्का हो गया। तो जब भी हम किसी भी एटम की बात करेंगे, एटम में से हमें निकालना है कोई भी चार्ज, तो चार्ज कौन सा निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब आप सोचेंगे क्यों इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेगा, प्रोटॉन क्यों नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन इसलिए निकलता है क्योंकि जब भी आप किसी भी एटम में से कोई भी चार्जेस को निकालना चाहेंगे तो पहले हल्का वाला ही तो निकलेगा। जब आप इसके अंदर फोर्स, कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाएंगे कि जिस फोर्स की वजह से इसमें से चार्जेस बाहर आए, और चार्जेस फोर्स लगाने की वजह से वही चार्ज बाहर आएगा जो चार्ज हल्का होगा। इलेक्ट्रॉन हमारा हल्का होता है तो वो पहले बाहर आएगा। जैसे आप किसी भी दो बॉडी को, आप मान लीजिए एक साइकिल को और एक मोटरसाइकिल को आपने धक्का दिया तो मोटरसाइकिल ज़्यादा टाइम लगाएगी क्या करने में, मूव करने में, और साइकिल जो होगी कम टाइम लगाएगी, इजीली मूव हो जाएगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है बॉडी से वेरी इजीली, और प्रोटॉन नहीं निकल पाता है। और दूसरी बात ये कि जो प्रोटॉन होता है वो सेंटर ऑफ द बॉडी में होता है, एटम के सेंटर में होता है। इलेक्ट्रॉन आउटर साइड में होता है तो इजीली रिमूव आउट हो जाते हैं, क्योंकि बाहर की चीजें पहले निकलेगी अंदर की बाद में, और ऊपर से ये हल्का भी है तो इजीली रिमूव आउट हो जाएंगे। तो इसलिए जो एटम होता है किसी भी बॉडी का, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर पहले निकलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि जो चार्जेस होते हैं वो क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चार्जेस हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या होती है, किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टी मतलब उसकी विशेषता। तो अगर हम बात करें तो विशेषता किसी बॉडी की होगी, किसी पर्सन की होगी, ऐसे ही तो होगी। तो इस चार्ज को कोई ना कोई बॉडी चाहिए है जिसके साथ ही कैरी करके आगे जाएगा। तो जैसे हम बात करें कि कोई आदमी है, कोई एक पर्सन है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, हेल्पफुल नेचर का वो पर्सन है, तो हेल्पफुल क्या हो गई, उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई उसकी। ठीक है, तो हेल्पफुल नेचर के बहुत सारे पर्सन होंगे, तो जो ये नेचर है वो किसी एक पर्सन के अंदर है, किसी बॉडी के अंदर है। ऐसे ही चार्जेस हमारी एक प्रॉपर्टी है जो किसी एक सब्सटेंस, एक एटम के अंदर होगी, और उसको एक एटम, एक कैरियर चाहिए चार्जेस को आगे मूव करने के लिए। चार्जेस अपने आप मूव नहीं होंगे, वो किसी एक एटम के अंदर या किसी
एक सब्सटेंस के ऊपर बैठ कर जाएंगे, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि चार्जेस एक प्रॉपर्टी है जो किसी एक एटम के अंदर होगी और वही उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं कि जो चार्जेस होंगे वो वैक्यूम में फ्लो नहीं करेंगे। अब आप सोचेंगे कि वैक्यूम में फ्लो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास वैक्यूम होते हैं उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते हैं, किसी भी टाइप के छोटे डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते हैं या फिर वाटर के ड्रॉपलेट्स, कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ पे, नो पार्टिकल्स। वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते हैं। जब कोई पार्टिकल्स नहीं है तो कोई बॉडी ही नहीं है वहाँ पे, तो किसके ऊपर बैठ के, मतलब किसकी प्रॉपर्टी बनेंगे चार्जेस। तो चार्जेस क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी ना किसी पार्टिकल की होगी। तो पार्टिकल ही नहीं है तो चार्जेस क्या होंगे, वहाँ पे मूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि पार्टिकल होंगे तो उन्हीं की प्रॉपर्टी कौन बनेंगे, चार्जेस बनेंगे। क्योंकि चार्जेस क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल की, किसी भी एटम की। तो जब पार्टिकल नहीं होंगे तो वहाँ पे चार्जेस भी नहीं होंगे, वहाँ पे वो प्रॉपर्टी ही नहीं होगी, इसलिए चार्जेस हमारे वैक्यूम के अंदर फ्लो नहीं करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, चार्जेस डज नॉट फ्लो इन वैक्यूम। चार्जेस हमारे वहीं फ्लो करेंगे जहाँ पे पार्टिकल्स होंगे। जैसे चार्जेस एयर में फ्लो करती है, बिकॉज एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चार्जेस हमारे एयर में फ्लो करते हैं, वैक्यूम में फ्लो नहीं करते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो इसमें हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं इस चैप्टर का, जिससे आपको पता चले कि चार्जेस हैं क्या एक्चुअली में। क्योंकि जब आप डिटेल में कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तभी आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को फेस आउट कर सकते हैं। तो ये चार्जेस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास दो चीज़ें हैं, एक तो चार्ज है खुद का, ठीक है, और एक मास है। भले वो हल्का हो लेकिन है तो एक पर्टिकुलर मास है और एक पर्टिकुलर चार्ज है। ऐसे ही प्रोटॉन के पास भी अपना क्या है, एक चार्ज है और एक मास है। तो कोई भी बॉडी होती है, कोई भी एटम होता है, उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं। इक्वल नंबर में होते हैं इसलिए जो पूरा एटम होता है उसके पास चार्जेस तो होते हैं बट उतने ही प्रोटॉन होते हैं जितने के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि कोई भी एक एटम है या कोई भी एक बॉडी है, उसके अंदर चार्जेस हैं या नहीं, अब आप सोचेंगे अगर 5 प्रोटॉन है तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और चार्जेस हो गए 0। बट ऐसा नहीं होता है। हमारी कोई भी एटम, कोई भी बॉडी होती है, उसके अंदर चार्जेस होते हैं। हम बोलेंगे चार्जेस होते हैं, बट जो नेट चार्ज होता है, दैट मीन्स जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि बॉडी के अंदर चार्जेस तो होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट नेट चार्ज ऑफ द बॉडी क्या होता है, 0। नेट मीन्स टोटल अगर हम करेंगे उसका तो वो निकल के आएगा 0। अब एक वर्ड आता है डिस्चार्ज करना, ठीक है। तो चार्जिंग तो आप समझ में आ गया, आप फोन को भी चार्ज करते हो, दैट इज चार्जिंग। मतलब आप एक तरीके से उसको चार्ज कर रहे हैं। तो चार्जिंग इस तरीके से भी होती है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को रब करते हो, कपड़े से भी रब कर दो। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आप स्केल को अपने सर से रब करते हैं तो वो किसी भी छोटे स्मॉल पीस ऑफ पेपर को ट्रैक कर लेता है। तो आपने रब, या आपने नोटिस भी की होगी कई बार क्लासरूम में आपने किया भी होगा कि आपने स्केल लिया होगा, अपने सर पे रब किया होगा कि आपके सर में ऑयल होता है, तो उसके चार्जेस उस स्केल के ऊपर आ जाते हैं और किसी भी स्मॉल पीस ऑफ पेपर को ट्रैक कर लेते हैं। दैट मीन्स हमने उस स्केल को करा क्या, चार्ज ही तो किया, दैट इज चार्जिंग। अब हमें उसका उल्टा करना है, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, ये हमने इसको चार्ज किया था, ठीक है, इसके ऊपर क्या आ गए थे, चार्जेस आ गए थे। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसी को किसी कपड़े से साफ कर लें, रब नहीं करना, घिसना नहीं है, जस्ट एक साफ करना है, तो इसने अपने जो चार्जेस थे उस कपड़े के ऊपर लगा दिए। दैट मीन्स अब जो चार्जेस हो गए हैं वो वहां चले गए हैं, अब ये डिस्चार्ज हो गया, इसके ऊपर चार्ज नहीं रहे, मतलब चार्ज को इसने रिमूव आउट कर लिया, डिस्चार्ज हो गया है। तो ये होता है डिस्चार्जिंग। चार्जिंग मीन्स उसको चार्ज देना, जब घिसने पर उस पर चार्ज मिलेगा और साफ कर दिया हमने कपड़े से तो डिस्चार्ज हो गया है, चार्ज निकल गए हैं। अब यही डिस्चार्जिंग आप क्लाउड्स में भी देखते हैं, जब हमारी जब रेन वगैरह होती है, थंडर होता है, बहुत स्टॉर्म वगैरह आता है, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि बिजली कड़कती है और आपको लाइटनिंग देखने को मिलती है। वो क्या होता है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो पहले तो चार्ज हो जाते हैं अच्छे से, चार्ज होने के बाद जब वो आपस में टकराते हैं, ठीक है, टकराते हैं, घिसते हैं आपस में, ठीक है, जब टक्कर होती है उन दोनों की आपस में तो वो एक तरीके से बीच में कांटेक्ट में आते हैं, घिसाव होता है उनमें, तो जब घिस जाते हैं आगे
तो वो डिस्चार्ज होते हैं, उनके अंदर चार्जेस मौजूद हैं, अब वो डिस्चार्ज होंगे, उनका चार्जेस बाहर निकल रहे हैं, तो उस टाइम पे एक स्पार्क पैदा होता है। ठीक है, और ये हमेशा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा, जब भी आपने देखा होगा कि कई बार बादल गरजते हैं, दैट मीन्स वो टक्कर करते हैं, आपस में टकराते हैं कई बार बादल, लेकिन लाइटनिंग नहीं होती है। एक सुटेबल कंडीशंस होती है, जिस सुटेबल कंडीशंस में जब वो टकराएंगे तो वो डिस्चार्ज होंगे, और डिस्चार्ज होने पे वहां से लाइटनिंग निकलेगी और क्या होगा, स्पार्क जैसा प्रोड्यूस होगा। तो डिस्चार्ज होते टाइम स्पार्क प्रोड्यूस होता है जब सुटेबल कंडीशंस हों। तो कई बार ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में किस टाइम पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है। चार्ज करने पे स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होता है, बट डिस्चार्ज होने पे जब चार्ज बाहर निकलेगा तो आपका स्पार्क प्रोड्यूस होगा। हर टाइम नहीं, जब सुटेबल कंडीशंस होंगी। कई बार आपने ये देखा भी होगा, जब आप स्विचेस में आप कोई स्विच लगा रहे हैं तो उस टाइम पे हल्की सी स्पार्क निकलती है, तो वो क्या होता है कि उस स्विच के अंदर ऑलरेडी आपका क्या है, चार्जेस मौजूद हैं उस स्विच के अंदर। जब आपने वो उस स्विच के अंदर जब कोई भी आपने डाला, कोई चीज सब्सटेंस डाला चार्ज करने के लिए, तो उसके अंदर चार्जेस थे, तो वो चार्ज वहां दे रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है खुद। ठीक है, तो डिस्चार्ज होते टाइम क्या होती है, स्पार्किंग होती है। वो भी हर टाइम नहीं होती, एक सुटेबल कंडीशंस होती है जिस टाइम पे ऐसा होता है। तो डिस्चार्जिंग करते वक्त स्पार्क पैदा होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये आपके टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जो कई बार आपके एग्जाम्स में 1 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं। अब आता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। होता क्या है, ये एक डिवाइस होता है जो कि पता लगाता है कि कोई भी सब्सटेंस चार्ज है या नहीं है। ठीक है, डिवाइस टू मेजर चार्ज ऑफ अ बॉडी, कि कोई भी जो बॉडी है वो चार्ज बॉडी है या अनचार्ज बॉडी है, ये इस डिवाइस से आप इजीली पता लगा सकते हैं। अब इस डिवाइस में होता क्या है, एक छोटी सी एक गोल्ड की लीफ होती है। लीफ मतलब पत्ती टाइप की होती है। आपको पता होगा गोल्ड एक मेटल है, और मेटल जो हमारे होते हैं उनको जब हम बीट करते हैं, बहुत ज़्यादा बीट करते हैं, तो एक शीट्स की तरह बन जाते हैं, बिल्कुल पतली पतली सी उनकी शीट्स बना सकते हैं हम। तो ऐसे ही गोल्ड भी हमारा मेटल है, तो इसकी एक पतली सी शीट उन्होंने बना दी जिसे हम गोल्ड लीफ कहते हैं, पत्ते के टाइप की, और इसको एक कंडक्टिंग वायर से जॉइंट कर दिया। अब क्योंकि ये बहुत हल्की होती है तो इजीली क्या हो सकती है, हिल डुल सकती है, इसलिए इसको एक ग्लास बॉक्स के अंदर रख दिया जिससे एयर वगैरह का इसमें इफेक्ट ना पड़े। तो इस तरीके से रख दिया। अब ये पता लगाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा जो ये डिवाइस है ये पता लगाएगा कोई भी बॉडी चार्ज है या अनचार्ज। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बॉडी लेके आई जिसमें पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, अब मुझे पता लगाना है कि ये चार्ज है या अनचार्ज है। मुझे अभी पता नहीं है, बट है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने क्या करा, इस बॉडी को, ये जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी को मैं इसके पास लेके आई, यहाँ पे टच करा दिया इससे। जैसे ही इससे टच करेगा तो हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्या हो जाएंगे, मूव आउट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएंगे। और क्योंकि ये जो वायर है वो कंडक्टिंग वायर है, इजीली कंडक्ट कर लेगी पॉजिटिव चार्जेस को, और इसके थ्रू जो वो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस गोल्ड लीफ के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो ये जो गोल्ड लीफ है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से रिपेल करते हैं। आपको पता ही होगा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं हमारे पास वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्योंकि लाइक चार्जेस है, एक जैसे चार्जेस है, तो ये रिपेल करेंगे, तो ये हमारी ये वायर है, सॉरी ये जो गोल्ड लीफ है हमारी वो एक्सपैंड हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, दोनों जो ये पोर्शंस हैं ये ऐसे थे, अभी इस तरीके से हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, तो इस तरीके की हो जाएगी। तो जैसे ही हम कोई बॉडी, अब चाहे नेगेटिव भी हो, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, तब भी वो एक्सपैंड हो जाती। तो कोई भी बॉडी हो, वो अगर चार्ज बॉडी है तो ये जो गोल्ड की लीफ होगी वो एक्सपैंड हो जाएगी। इसके एक्सपेंशन से हमें पता चल जाएगा कि जो वो बॉडी है वो चार्ज है। अगर एक्सपैंड नहीं हुई, एज इट इज रही, तो वो बॉडी अनचार्ज है। अब ये तो इससे पता लग रहा है कि बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, बट ये नहीं पता लग रहा कि जो बॉडी है उसमें कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो ये पता लगाने के लिए एक छोटा सा एडिशनल स्टेप और है, इसी में हम फर्दर करते हैं कि जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर भी, तो हम एक बॉडी लेके आए, एक और बॉडी लेके आए कि जब यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से इधर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, हम बाहर से एक बॉडी लेके आए, वो बॉडी
कोई भी चार्ज की हो सकती है, ठीक है। तो हम लेके आए एक बॉडी लेके आए, तो फर्स्ट केस जो होगा वहां पे हम एक नॉन बॉडी लेके आएंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में हम एक नॉन बॉडी लेके आएंगे जो हमें पता है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज की बॉडी है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। सेकंड वाले केस में हमें पता लगाना है इसमें कि कौन से चार्ज की बॉडी है ये। तो इसे पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे कांटेक्ट में लेके आएंगे दोनों को। जैसे कांटेक्ट में यहाँ पे चार्जेस आएंगे, फिर वो चार्जेस इस तरफ जाएंगे। अगर वो चार्जेस, इस बॉडी के चार्जेस अगर पॉजिटिव हुए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस होने की वजह से अगर ये ऐसी हो रखी थी एक्सपैंड, तो ये और एक्सपैंड हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और अगर वो बॉडी नेगेटिव चार्जेस की है तो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो ये जो बॉडी थी जो एक्सपैंड हो रही थी ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस तो क्या कर देंगे, इनको पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल पोजीशन में हो जाएगी। तो क्या हुआ, गोल्ड लीफ के इलेक्ट्रोस्कोप ने एक ऐसा डिवाइस है जिसने ये बताया, सबसे पहली चीज तो वो बताएगा कि बॉडी चार्ज है या नहीं है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि कौन सा चार्ज है तो फर्स्ट केस आपका क्या होगा कि आप कौन सी बॉडी लेके आएंगे जो आपको नोन होगी, जिसका आपको पता हो कौन सा चार्ज है। तो आपने एक पॉजिटिव चार्ज की बॉडी लिया है जो आपको पता थी फर्स्ट केस में कि वो नोन बॉडी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए। सेकंड वाले केस में आपको पता लगाना है कि इस बॉडी में क्या चार्ज है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये ऐसे एक्सपैंड हो रही थी, अगर फर्दर और एक्सपैंड हो गई मतलब इसके ऊपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस आए और वो इसी से तो आएंगे, दैट मीन्स ये पॉजिटिव की है। और अगर वो फर्दर एक्सपैंड ना होकर नॉर्मल पोजीशन में आ गई, दैट मीन्स यहाँ से नेगेटिव आए होंगे जिसने पॉजिटिव नेगेटिव नल करके यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन बना ली होगी, ठीक है। तो इस तरीके से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम ये मालूम कर सकते हैं कि चार्ज है या नहीं है कोई बॉडी, और एक और फर्दर स्टेप करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो वो बॉडी है वो किस चार्ज की है। अब एक और छोटा सा वर्ड आता है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। ये वर्ड्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे ये वर्ड्स जब भी यूज करूं मैं आगे तो आपको पता हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग क्या होता है, क्लिंग मतलब होता है चिपकना, ठीक है। तो जैसे आपने देखा भी होगा कि जब हम कपड़े पहनते हैं तो कई बार जो हमारे जो कपड़े होते हैं वो हमसे चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में चार्जेस होते हैं। तो जब भी जो कपड़े होते हैं हमारी बॉडी से रब होते हैं तो रब होने के कारण क्या हो जाता है, उनमें चार्जेस आ जाते हैं। तो जो हमारे क्लॉथ होते हैं, जो हमारी बॉडी होती है, दोनों के पास हमारी बॉडी से क्लॉथ जो होगा वो रब करेगा, इसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। अगर इसको बॉडी ने नेगेटिव चार्जेस दे दिए, इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, तो वो खुद क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम बचेंगे, पॉजिटिव ज्यादा बचेंगे, तो वो खुद हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की। तो दोनों के पास हो गए अपोजिट चार्जेस, तो इसलिए जो क्लॉथ होते हैं हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग हो रहा है, ठीक है। क्लिंग मतलब चिपकना। जो हमारे चार्जेस थे, चार्जेस की वजह से, चार्जेस हमारे रेस्ट में है, चार्जेस मूव थोड़ी कर रहे हैं कहीं, रब होने की वजह से यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए हैं जस्ट। हमारी बॉडी के अंदर भी चार्जेस रेस्ट में, तो यहाँ पे चार्जेस रेस्ट में थे बट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, क्लिंग। क्लिंग मतलब चिपक गए हैं। जो क्लॉथ होता है वो हमारी बॉडी से चिपक जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्जेस जो हैं रबिंग की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, और अपोजिट चार्जेस होने की वजह से ट्रैक्शन होता है, और जो चार्जेस अपोजिट होने की वजह से वो चीजें आपस में चिपक जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। एक और हमारे पास एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिफिकेशन। इन वर्ड्स का हम आगे यूज करेंगे, इससे आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को इलेक्ट्रीफाई करना। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है भाई, मोशन ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस का मोशन ही, चार्ज मूव करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होगा हमारे पास, चार्ज देना किसी भी चीज को। जब हम किसी चीज को चार्ज देंगे तो दैट मीन्स हम उस चीज को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। चार्ज देने का मतलब किसी चीज को इलेक्ट्रीफाई करना, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करना, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हम चार्ज देते हैं किसी भी बॉडी को तो हम उसे इलेक्ट्रीफाई करते हैं, तो वही प्रोसेस हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन कहलाता है। तो ये कुछ टर्म्स हो गई जो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो आज हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा कि चार्जेस किस तरीके से आए, उनका मास क्या है, उनका चार्ज क्या है, कौन किससे ज़्यादा हैवियर है। एक साथ ही हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा। तो ये कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े हैं आज के इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट में हम अच्छे से डिटेल में चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।